व्यक्ति के जीवन में जीत और हार उसकी सोच पर निर्भर करती है। अगर आप मान ले तो हार है और ठान ले तो जीत है। जीत हमें खुशी देती है तो वहीं हार हमें जीवन का बड़ा सबक देती है। ऐसे में जीत हो या फिर हार, दोनों स्थिति में फायदा हमारा ही होता है। सुप्रभात, नमस्कार, मैं हूं प्रीति सिंह। आइए शुरुआत करते हैं मुख्य गतिविधियों के साथ। संसद के मॉनसून सत्र को लेकर सरकार ने 21 जुलाई को बुलाई सर्वदलीय बैठक। 22 जुलाई से शुरू होकर 12 अगस्त तक चलेगा मॉनसून सत्र। 23 जुलाई को पेश होगा बजट। संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक को 5वीं बार संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री। 26 सितंबर को दोपहर के सत्र में होगा संबोधन। तीसरी बार देश की कमान संभालने के बाद संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय का पहला दौरा। गृह मंत्री अमित शाह दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की 7वीं शीर्ष स्तरीय बैठक की करेंगे अध्यक्षता। राष्ट्रीय नारकोटिक्स हेल्पलाइन मानस की शुरुआत और श्रीनगर में एनसीबी के जोनल कार्यालय का करेंगे उद्घाटन। एनसीबी की वार्षिक रिपोर्ट 2023 और नशा मुक्त भारत पर कंपेंडियम भी करेंगे जारी। पहला टोल फ्री नंबर 1933 करेंगे जारी। आर्थिक मोर्चे पर भारत के लिए अच्छी खबर। आईएमएफ ने अपडेट की भारत की प्रोजेक्टेड जीडीपी ग्रोथ रेट 7% की रफ्तार से बढ़ने का जताया अनुमान। भारतीय रिजर्व बैंक ने भी 2024-25 के लिए विकास दर को बढ़ाकर 7.2% किया। और पेरिस ओलंपिक में भारत के 117 खिलाड़ी लेंगे भाग। खेल मंत्रालय ने जारी की ओलंपिक के लिए 117 खिलाड़ियों और सहयोगी स्टाफ के 140 सदस्यों की सूची। 26 जुलाई से होगी ओलंपिक खेलों की शुरुआत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली स्थित बीजेपी मुख्यालय में पार्टी के कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे और चुनाव प्रक्रिया में लगे कार्यकर्ताओं से बातचीत भी करेंगे। आज की बैठक लोकसभा चुनाव नतीजों के बाद पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ प्रधानमंत्री की पहली बैठक होगी। उत्तर प्रदेश उपचुनाव और महाराष्ट्र और हरियाणा में आने वाले विधानसभा चुनाव से पहले भी ये बैठक पार्टी के लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सितंबर में न्यूयॉर्क में होने वाली संयुक्त राष्ट्र महासभा की उच्च स्तरीय बैठक को संबोधित करेंगे। महासभा के अध्यक्ष डेनिस फ्रांसिस के कार्यालय ने प्रारंभिक कार्यक्रम में ये जानकारी दी है। सोमवार को जारी कार्यक्रम के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण 26 सितंबर को दोपहर के सत्र में होगा और बाद में उसी सत्र में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और नेपाल के प्रधानमंत्री का भी संबोधन तय किया गया है। अलग अलग देशों के राष्ट्राध्यक्ष और अन्य वरिष्ठ नेता इस वार्षिक बैठक के लिए संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में इकट्ठा होते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5वीं बार वहां उपस्थित होकर संबोधित करेंगे। इसके अलावा 2020 में कोविड महामारी के दौरान उन्होंने उच्च स्तरीय बैठक को वर्चुअल माध्यम से संबोधित किया था। तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय का प्रधानमंत्री का पहला दौरा होगा। सरकार ने संसद के बजट सत्र से पहले रविवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई है। बैठक के दौरान सरकार संसद के दोनों सदनों के सुचारू कामकाज के लिए सभी राजनीतिक दलों से सहयोग का अनुरोध करेगी। बजट सत्र इस महीने की 22 तारीख से अगले महीने की 12 तारीख तक ये आगामी जो संसद का सत्र है वो 22 तारीख से शुरू होगा और 12 अगस्त तक चलेगा। बजट इस दौरान 23 जुलाई को पेश किया जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सरकार की सिफारिश पर बजट सत्र 2024 के लिए संसद के दोनों सदनों को बुलाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। ये बजट नरेंद्र मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट होगा। पिछले महीने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करते हुए कहा था कि ये बजट सरकार की दूरगामी नीति और भविष्य के दृष्टिकोण का प्रभावी दस्तावेज होगा। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की 7वीं बैठक की अध्यक्षता करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह देश की पहली राष्ट्रीय नारकोटिक्स हेल्पलाइन मानस की शुरुआत करेंगे। इसका टोल फ्री नंबर 1933 यानी 1933 होगा। इस पर लोग मादक पदार्थों से जुड़ी जानकारी साझा कर सकेंगे। साथ ही श्रीनगर में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के जोनल कार्यालय का भी अमित शाह उद्घाटन करेंगे।
इसके अलावा एनसीबी की वार्षिक रिपोर्ट 2023 और नशा मुक्त भारत पर एक सारांश भी वो जारी करेंगे। एनसीओआरडी की बैठक का मकसद देश में मादक पदार्थों की तस्करी और दुरुपयोग को रोकने में शामिल विभिन्न केंद्रीय और राज्य सरकार की एजेंसियों के प्रयासों के साथ तालमेल स्थापित करना है। गृह मंत्रालय के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति अपनाई है ताकि मादक पदार्थों की तस्करी पर लगाम लगे। गृह मंत्रालय के 3 सूत्रीय रणनीति के जरिए 2047 तक नशा मुक्त भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने की कोशिश में ये अहम कदम होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के कार्यालय के पहले वर्ष के 75 महत्वपूर्ण भाषणों को संकलित करने वाली पुस्तक विंग्स टू आवर होप्स खंड 1 का आज नई दिल्ली में विमोचन किया जाएगा। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान इस ई बुक का विमोचन करेंगे। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव इस अवसर पर उपस्थित होंगे। प्रकाशन विभाग द्वारा प्रकाशित ये पुस्तक हिंदी और अंग्रेजी में उपलब्ध होगी। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने मॉरिशस की प्रगति और समृद्धि के लिए निरंतर समर्थन जारी रखने की भारत की प्रतिबद्धता को दोहराया है। विदेश मंत्री मॉरिशस के दौरे पर हैं। मॉरिशस की अपनी आधिकारिक यात्रा के दौरान वो मॉरिशस के पूर्व प्रधानमंत्रियों डॉक्टर नवीन रामगुलाम और पॉल बेरेंजर से भी उन्होंने मुलाकात की है। डॉक्टर नवीन रामगुलाम से मुलाकात के बाद विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि उन्होंने लंबे समय से चली आ रहे द्विपक्षीय साझेदारी और आगे के विकास की व्यापक संभावनाओं पर चर्चा की है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने यह भी कहा कि पॉल के साथ उनकी मुलाकात में दोनों नेताओं के बीच मौजूदा वैश्विक मुद्दों पर सार्थक बातचीत हुई है। उन्होंने मॉरिशस के विपक्षी नेता अरविंद बुलेल सहित तमाम शीर्ष राजनीतिक नेताओं से मुलाकात की और द्विपक्षीय एक तरह से मुद्दों के साथ ही भारत की विशेष और स्थायी साझेदारी को और गहरा करने के तरीकों पर तमाम चर्चा हुई है। विदेश मंत्री ने मंगलवार को यह भी कहा था कि ये हमारे द्विपक्षीय संबंधों की मजबूती और गहराई को दिखाते हैं। मॉरिशस के साथ भारत की विशेष और स्थायी साझेदारी के प्रति अटूट प्रतिबद्धता को रेखांकित करने का भी ये बड़ा अवसर है। बुलेल के साथ मॉरिशस भारत संबंधों और हिंद महासागर क्षेत्र की समृद्धि और कल्याण के लिए इसके महत्व पर डॉक्टर एस जयशंकर ने बातचीत की। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने इटली में G7 व्यापार मंत्रियों की बैठक में भाग लिया। पीयूष गोयल ने इस बैठक से इतर अपने समकक्षों के साथ बातचीत भी की। पीयूष गोयल ने ब्रिटेन, जर्मनी और इटली के साथ द्विपक्षीय व्यापार बढ़ाने के लिए बैठकें की हैं। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने इटली के रेजियो कैलाब्रिया के विला सेंट जियोवानी में आयोजित G7 व्यापार मंत्रियों की बैठक में भाग लिया। इस बैठक के दौरान उन्होंने अपने अंतर्राष्ट्रीय समकक्षों के साथ कई उच्च स्तरीय द्विपक्षीय बैठकें भी की हैं, जो वैश्विक स्तर पर मजबूत आर्थिक साझेदारी को बढ़ावा देने के लिए भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने G7 बैठक के दौरान यूरोपीय संघ और ब्रिटेन के साथ गहरे आर्थिक संबंधों और FTA पर चर्चा की। वाणिज्य मंत्री ने बैठक में महत्वपूर्ण खनिजों, अर्धचालकों, फार्मा और हरित ऊर्जा में वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं को सुदृढ़ करने के लिए सहयोग का आह्वान किया। इस बैठक में 3C, कोविड, संघर्ष और जलवायु परिवर्तन के सामने मजबूत साझेदारी की आवश्यकता पर जोर डाला गया है। इटली में G7 व्यापार मंत्रियों की बैठक के दौरान इटली के उप प्रधानमंत्री एंटोनियो तजानी के साथ भी पीयूष गोयल की मुलाकात हुई। बैठक के दौरान दोनों नेताओं ने भारत और इटली के बीच निवेश, स्टार्टअप और ऊर्जा में द्विपक्षीय सहयोग के बढ़ाने के तरीकों पर भी चर्चा की है। पीयूष गोयल ने G7 व्यापार मंत्रियों की बैठक की सफलतापूर्वक मेजबानी करने के लिए इटली के उप प्रधानमंत्री को बधाई भी दी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने नई दिल्ली में केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन के अधिकारियों के साथ एक समीक्षा बैठक की। इस बैठक में उन्होंने दवाओं, सौंदर्य प्रसाधनों और चिकित्सा उपकरणों के विनियमन की समीक्षा की है। इस बैठक में जेपी नड्डा ने सभी अधिकारियों से कहा कि भारत विश्व की फार्मेसी कहलाता है। इस वैश्विक प्रतिष्ठा को बनाए रखने और ड्रग्स विनियमन में वैश्विक नेता बनने के लिए वर्ल्ड क्लास नियामक ढांचे की जरूरत है।
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि वैश्विक मानकों को प्राप्त करने के लिए हमारा ध्यान केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन और दवाओं और चिकित्सा उपकरण उद्योग के अंदर प्रक्रियाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित करने पर होगा। नियामक निकाय और उद्योग दोनों भारत द्वारा निर्मित और बेचे जाने वाले उत्पादों के लिए वैश्विक गुणवत्ता मानक को बनाए रखना जारी रखेंगे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि सरकार दवा निर्माण के लिए एमएसएमई क्षेत्र में उत्पादों की क्षमता और गुणवत्ता को समर्थन करने के साथ ही नियामक आवश्यकताओं के अनुपालन को प्रोत्साहित करने के लिए समर्पित है और इसके साथ ही अपने कौशल को बढ़ाने के लिए राज्यों के साथ काम करना और उन्हें केंद्र सरकार के गुणवत्ता मानकों के साथ उनका तालमेल बिठाना ये जरूरी है। हरियाणा सरकार ने अग्निवीरों को सरकारी नौकरियों में 10% आरक्षण का ऐलान किया है। साथ ही ब्याज मुक्त लोन देने की भी घोषणा की है। विधानसभा चुनाव से कुछ महीने पहले हरियाणा की भारतीय जनता पार्टी लीड सरकार ने कांस्टेबल, वन रक्षकों और जेल वार्डन की भर्ती के साथ अन्य तमाम पदों पर अग्निवीर के लिए 10% आरक्षण की घोषणा की। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने यह भी कहा कि ग्रुप बी और ग्रुप सी में सिविल पदों के लिए भर्ती में अग्निवीर को ऊपरी आयु सीमा में 3 साल की छूट देने का फैसला किया गया है। उन्होंने कहा कि हालांकि अग्निवीर के पहले बैच के लिए आयु सीमा 5 साल होगी। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि अगर कोई अग्निवीर अपना व्यवसाय शुरू करना चाहता है तो सरकार उसे 5 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराएगी। अगर कोई औद्योगिक इकाई अग्निवीर को 30,000 रुपए प्रति माह से अधिक वेतन पर नियुक्त करती है तो सरकार उस इकाई को 60,000 रुपए की वार्षिक सब्सिडी देगी। हमारी सरकार ने हरियाणा में अग्निवीरों को प्रदेश सरकार द्वारा भर्ती किए जाने वाले कांस्टेबल, माइनिंग गार्ड, फॉरेस्ट गार्ड, जेल वार्डन और एसपीओ के पदों पर सीधी भर्ती में 10% हॉरिजेंटल आरक्षण प्रदान करेगी। अग्निवीरों को ग्रुप बी और सी में सरकारी पदों के लिए निर्धारित अधिकतम आयु 3 वर्ष की छूट प्रदान की जाएगी, परंतु अग्निवीरों के पहले बैच के मामले में आयु में यह छूट 5 वर्ष की होगी। सरकार ग्रुप सी में सिविल पदों पर सीधी भर्ती में अग्निवीरों के लिए 5% हॉरिजेंटल आरक्षण और ग्रुप बी में 1% हॉरिजेंटल आरक्षण प्रदान करेंगे। खाड़ी देश ओमान के तट के पास तेल टैंकर के डूबने से 13 भारतीय समेत 16 नाविक लापता हो गए हैं। कोमोरोस के ध्वज वाले मालवाहक जहाज पर सवार 13 भारतीयों में से 8 को भारतीय नौसेना के युद्धपोत आईएनएस तेग ने बचा लिया। इसके अलावा एक श्रीलंकाई क्रू मेंबर को भी बचाया गया है। ओमान में भारतीय दूतावास ने एक्स पर एक पोस्ट में बताया कि दूतावास स्थानीय अधिकारियों और भारतीय नौसेना के साथ रेस्क्यू ऑपरेशन का समन्वय कर रहा है। एमटी प्रेस्टीज फाल्कन जहाज 15 जुलाई को ओमान के तट के पास डूब गया था। आईएनएस तेग ने 9 चालक दल को बचाया, जिनमें 8 भारतीय और 1 श्रीलंकाई नागरिक हैं। बाकी चालक दल के सदस्यों को बचाने के लिए खोज और बचाव अभियान पूरे क्षेत्र में जारी है। रेलवे सुरक्षा बल का नन्हे फरिश्ते नाम का अभियान पिछले 7 सालों में सबसे सफल रहा। ये मिशन कई भारतीय रेलवे जोन में देखभाल और सुरक्षा की जरूरत वाले बच्चों को बचाने के लिए समर्पित है। रेल मंत्रालय के अनुसार पिछले 7 साल में यानी 2018 से लेकर मई 2024 के दौरान आरपीएफ ने स्टेशन और ट्रेनों में खतरे में पड़े 84,119 बच्चों को बचाया है। रेल मंत्रालय ने कहा कि नन्हे फरिश्ते महज एक अभियान नहीं है, ये उन हजारों बच्चों के लिए जीवन रेखा है जो खुद को अनिश्चित परिस्थितियों में पाते हैं। 2018 से 2024 तक के आंकड़े रेलवे सुरक्षा बल के अटूट समर्पण की कहानी को दर्शाते हैं। 2018 से इसकी शुरुआत हुई थी और प्रत्येक बचाव
समाज के सबसे कमजोर सदस्यों की सुरक्षा के लिए आरपीएफ की प्रतिबद्धता का प्रमाण है। मंत्रालय ने कहा कि साल 2018 में ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते के लिए एक महत्वपूर्ण शुरुआत थी और इस साल आरपीएफ ने बच्चे और बच्चियों दोनों को मिलाकर देखा जाए तो कुल 17,112 बच्चों को बचाया। 17,112 बच्चों में से 13,187 बच्चों की पहचान घर से भागे हुए बच्चों के रूप में की गई। वहीं 2,105 लापता बच्चों की संख्या चिंताजनक है। इसमें 1,091 बच्चे ऐसे हैं जो अपने परिजनों से यात्रा के दौरान अलग हो गए। इसमें 400 निराश्रित बच्चे, 87 अपहृत बच्चे और 78 मानसिक रूप से विकलांग और 131 बेघर बच्चे पाए गए। बचाए गए बच्चों को जिला बाल कल्याण समिति को सौंप दिया जाता है, जो उन्हें बच्चों के माता पिता को सौंपते हैं। आर्थिक मोर्चे पर भारत के लिए अच्छी खबर है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी आईएमएफ से भारत की ग्रोथ और इकोनॉमी को लेकर बड़ी खबर आई है। आईएमएफ ने अपने इकोनॉमिक आउटलुक में मौजूदा वित्त वर्ष में भारत की ग्रोथ के अपने पुराने अनुमान में इजाफा करके इसे 7% कर दिया है, जो कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने अपने नवीनतम पूर्वानुमान में 2024 के लिए भारत की विकास दर को पहले के 6.8% से बढ़ाकर अब 7% कर दिया है। इसके पहले आईएमएफ ने 2024 के लिए 6.5% का अनुमान लगाया था, जिसे संशोधित करके 6.8% किया और अब इसे बढ़ाकर 7% कर दिया गया है। इसी के साथ भारत सबसे तेजी से बढ़ने वाली प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में बना हुआ है। 2025 के लिए आईएमएफ ने बताया है कि भारत की विकास दर 6.5% रहने का अनुमान है। इसने अपने विकास अनुमानों के पीछे घरेलू मांग में मजबूती और कामकाजी उम्र की बढ़ती आबादी को बड़ा कारण बताया है। वहीं राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय की ओर से जारी अंतिम अनुमानों के मुताबिक ये जो फिस्कल ईयर 24 है, यानी वित्त वर्ष 2024 में जीडीपी का विस्तार 8.2% रहा, जो वित्त वर्ष 2023 में दर्ज 7% से ज्यादा है। आरबीआई ने अनुमान लगाया है कि अर्थव्यवस्था 2025 में 7.2% की दर से बढ़ेगी। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र संघ ने 2024 के लिए भारत के आर्थिक विकास अनुमानों को 6.2% से बढ़ाकर 6.9% कर दिया, जो मुख्य रूप से मजबूत सार्वजनिक निवेश और लचीले निजी उपभोग से प्रेरित है। वहीं मूडिंग्स की जो रेटिंग्स हैं, उसमें भी उम्मीद यही है कि भारत 2024-25 में 6.6% की दर से बढ़ेगा। जबकि आर्थिक सहयोग और विकास संगठन का अनुमान है कि अगले 2 साल में भारत 6.6% की वृद्धि करेगा। एशियाई विकास बैंक ने वित्त वर्ष 2024 के लिए भारत के सकल घरेलू उत्पाद विकास पूर्वानुमान को 6.7% से बढ़ाकर 7% कर दिया है। भारत का पहला विदेशी जन औषधि केंद्र मॉरिशस में खुल गया है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जानकारी साझा की है और लिखा कि मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रवीण कुमार जगन्नाथ के साथ पहले विदेशी जन औषधि केंद्र का उद्घाटन करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। ये औषधि केंद्र इस साल की शुरुआत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किए गए वादे की पूर्ति है। भारत मॉरिशस स्वास्थ्य साझेदारी परियोजना सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा को बढ़ाने के लिए लागत प्रभावी भारत में निर्मित दवाओं की आपूर्ति करेगी। पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए भारत के आखिरी दल पर भी खेल मंत्रालय ने अपनी मुहर लगा दी है। पेरिस ओलंपिक के लिए 117 एथलीट के साथ 140 सपोर्ट स्टाफ यूरोप की यात्रा करेंगे। पेरिस ओलंपिक के लिए भारतीय दल का नेतृत्व एथलेटिक्स की टीम करेगी, जिसमें 11 महिला, 18 पुरुषों सहित 29 एथलीट शामिल हैं। शूटिंग टीम में 21 सदस्यों के साथ दूसरा सबसे बड़ा भारतीय प्रतिनिधित्व होगा और उसके बाद 19 खिलाड़ियों के साथ हॉकी टीम होगी। खेल मंत्रालय ने इसके अलावा सहयोगी स्टाफ के 140 सदस्यों को भी मंजूरी दी, जिसमें खेल अधिकारी भी शामिल हैं। ओलंपिक के लिए जिन खिलाड़ियों ने क्वालिफाई किया, उनमें केवल गोला फेंक के एथलीट आभा खटुआ का नाम सूची में नहीं है। सूची में सर्वाधिक 29 खिलाड़ी एथलेटिक्स के हैं।
भारतीय वायुसेना की एक टुकड़ी ऑस्ट्रेलिया में अभ्यास पिच ब्लैक 2024 में भाग ले रही है। यह अभ्यास 12 जुलाई 2024 से शुरू हुआ। 2 अगस्त 2024 तक यह अभ्यास चलेगा। ये रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स द्वारा आयोजित एक बहुराष्ट्रीय और द्विवार्षिक यानी साल में 2 बार होने वाला वायु अभ्यास है। इस अभ्यास का नाम पिच ब्लैक बड़े और निर्जन क्षेत्रों में रात के समय उड़ान भरने पर जोर देने की वजह से रखा गया है। इस बार अभ्यास पिच ब्लैक का आयोजन इसके 43 साल लंबे इतिहास में सबसे भव्य हो रहा है, जिसमें 20 देश सम्मिलित हो रहे हैं। जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं इस आयोजन की कुछ झलकियों के साथ। अपना अच्छे से ख्याल रखिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।